हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है उसकी पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम्स को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। Chromosomes are four types. सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम को चार टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सेंट्रोमियर आपको याद होगा, जो क्रोमोसोम है उसमें बीच में जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह, ये वाला पार्ट, इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे चार तरह के क्रोमोसोम्स बताए गए हैं। पहला आता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंटर पे होता है, इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है और दोनों जो आर्म्स होती हैं क्रोमेटिड की, ये दोनों इक्वल लेंथ की होती हैं। हम इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक आर्म क्रोमेटिड की और फिर बीच में सेंट्रोमियर, और फिर ये दूसरी आर्म। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो क्रोमोसोम होता है वो वी शेप का दिखता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट सेंटर शेप ऑफ क्रोमोसोम ये वी शेप का होता है क्रोमोसोम, और जो क्रोमेटिड की आर्म्स होती हैं दोनों वो इक्वल लेंथ की होती हैं। बोथ आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड आर इक्वल इन लेंथ। सॉरी, तो ये पहला टाइप का क्रोमोसोम हुआ सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है बिल्कुल सेंटर पे होता है और क्रोमेटिड की दोनों आर्म्स इक्वल लेंथ की होती हैं और क्रोमोसोम यहाँ पे वी शेप के दिखते हैं। नेक्स्ट सेकंड आता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है और एक तरफ आगे की तरफ जाता है, जैसे कुछ इस तरह से। ये एक आर्म हो गई क्रोमेटिड की, सेंट्रोमियर, और दूसरी आर्म थोड़ी सी छोटी हो जाती है, यानी जो सेंट्रोमियर अभी बीचों बीच प्रेजेंट था वो थोड़ा सा खिसक गया एक साइड पे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें एक आर्म जो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, और दूसरी वाली थोड़ी सी शॉर्ट होती है। सेंट्रोमियर जो होता है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है, डिस्प्लेस होता है एक साइड की तरफ,
Centromere is displaced from its position slightly and move towards वन आर्म। कोई भी एक आर्म की तरफ वो मूव कर सकता है, यानी नीचे की तरफ वो मूव कर सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो क्रोमोसोम का शेप होता है ये एल शेप के क्रोमोसोम दिखते हैं। जैसे ये एक आर्म हो गई, फिर उसके बाद सेंट्रोमियर, और उसके बाद एक दूसरी आर्म जो थोड़ी सी छोटी होगी इस तरह से। तो ये होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, फिर से एक बार जल्दी से समझते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे 4 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। पहला अपन ने बात की मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो होता है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म्स या क्रोमेटिड की दोनों आर्म्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की हो जाती है, और यहाँ पे क्रोमोसोम वी शेप के दिखते हैं। ठीक है, इसमें दोनों आर्म्स इक्वल लेंथ की। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे सेंट्रोमियर थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से किसी एक आर्म की तरफ। अब वो नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। बेसिकली हम नीचे की तरफ ही बात करते हैं जनरली, जो देखा जाता है। इसमें एक आर्म थोड़ी सी बड़ी होती है और दूसरी आर्म थोड़ी सी छोटी होती है। सेंट्रोमियर, ठीक है, ऊपर नीचे की तरफ मूव कर सकता है। इसमें जो क्रोमोसोम का शेप होता है इसमें क्रोमोसोम का जो शेप होता है, क्रोमोसोम इसमें एल शेप के दिखते हैं। क्रोमोसोम एल शेप के दिखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप का, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो और थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है नीचे की तरफ, जिसमें एक आर्म बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और दूसरी आर्म काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। ये क्रोमेटिड की एक आर्म, ये सेंट्रोमियर, और दूसरी आर्म बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है कुछ इस तरह से। दूसरी आर्म काफी छोटी हो जाती है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। और ये जो शेप होता है इस दौरान देखा जाता है, ये जे शेप कहलाता है। ये सेंट्रोमियर, यहां पे ये क्रोमेटिड की आर्म, और इस तरह से शेप हम इसको शो करते हैं, तो ये जे शेप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो सेंट्रोमियर, इज डिस्प्लेस्ड from its position and move towards one end. It result in formation of one long arm and other very short arm. और इस सिचुएशन में जो शेप होता है क्रोमोसोम का, ये जे शेप का होता है। शेप ऑफ क्रोमोसोम जे शेप का। ठीक है, इस सिचुएशन में जे शेप का क्रोमोसोम देखा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप का क्रोमोसोम पढ़ते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, आपको ध्यान होगा टीलोमियर एक रीजन होता है क्रोमोसोम में, जो सबसे एपेक्स पार्ट, जो सबसे लास्ट वाला एंड वाला पार्ट देखा जाता है,
वो टीलोमियर कहलाता है। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब सेंट्रोमियर जो होगा वो बिल्कुल टीलोमियर के पास आ जाता है, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे ये एक आर्म हो गई क्रोमेटिड की, ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें, ये एक आर्म हो गई और सेंट्रोमियर बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। जो इसमें इस दौरान जो शेप देखा जाता है क्रोमोसोम का, ये होता है आई शेप। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आई शेप कहलाता है। आर्म पूरी बड़ी हो जाती है और सेंट्रोमियर जो होता है बिल्कुल लास्ट पार्ट में आ जाता है। शेप ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे आई शेप का क्रोमोसोम दिखता है, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर की पोजीशन पे 4 तरह के क्रोमोसोम हमने स्टडी किए। पहला मेटासेंट्रिक था जिसमें वी शेप आ रहा था, सेंट्रोमियर बीचों बीच। दूसरा सब मेटासेंट्रिक था जिसमें थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है सेंट्रोमियर, एल शेप का स्ट्रक्चर मिलता है। तीसरा एक्रोसेंट्रिक होता है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है इसमें जे शेप का स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ी आर्म और एक छोटी आर्म। और लास्ट में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोमियर रीजन पे सेंट्रोमियर का अरेंजमेंट देखा जाता है, आई शेप का स्ट्रक्चर इसमें दिखता है। अब अगर आपको ध्यान होगा, क्रोमोसोम में हमने आर्म्स के बेस पे देखा था, इसमें 2 तरह की आर्म्स होती है, पी आर्म और क्यू आर्म, ठीक है। अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा तो ये सेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। यदि सेंट्रोमियर एब्सेंट होगा तो इसे एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। और अगर 2 सेंट्रोमियर होंगे तो इसे डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। जनरली 2 सेंट्रोमियर नहीं होते, पर कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं जिसमें 2 सेंट्रोमियर्स का अरेंजमेंट देखा जाता है, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर के बेस पे 4 तरह के क्रोमोसोम्स। अभी हमने देखा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इसको कंप्लीट किया हमने, और सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम जितने टाइप का होता है ये हमने बात की। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम के नंबर की। तो अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के केस में सबसे कम क्रोमोसोम होते हैं हैप्लोपेपस में। हैप्लोपेपस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ये होता है n = 2, यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें 2 होते हैं। दूसरा आता है ऑफियोग्लोसम। हमें सबसे कम और सबसे ज्यादा क्रोमोसोम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम को एडर्स टंग भी कहा जाता है। ये एक फर्न है, टेरिडोफाइट है, और इसमें क्रोमोसोम होते हैं 1260। तो ये हो गया प्लांट्स के केस में। एनिमल्स के केस में अगर बात करें, एनिमल्स में सबसे कम क्रोमोसोम होते हैं एस्करिस में, जो कि एक वर्म है। एस्करिस में 2n = 2, ठीक है। डिप्लॉइड क्रोमोसोम यहां पे सेट होता है 2। और मैक्सिमम अगर बात करें तो ओलोकैंथा, यहां पे होता है 2n = 1600। तो ये सबसे कम और सबसे ज्यादा क्रोमोसोम अपन ने देखे प्लांट्स और एनिमल्स में। एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जीनोम की। जीनोम मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है जीनोम, ठीक है।
अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के टाइप्स की। जैसे ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है हेट्रोसोम। ह्यूमंस में टोटल 23 पेयर्स होते हैं। ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, जिसमें से ऑटोसोम जो होते हैं ये होते हैं 22 पेयर्स। मतलब जो एक्चुअली बाकी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले, सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले, सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर्स को छोड़कर सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो अलग होते हैं। ठीक है, बाकी के सारे जो भी सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं वो सब ऑटोसोम के अंदर आते हैं। दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम और हेट्रोसोम। ये होता है एक पेयर। और अगर मेल की बात करें तो ये XY होता है और फीमेल में XX होता है। तो ये दो टाइप के क्रोमोसोम जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, ऑटोसोम 22 पेयर्स होते हैं और हेट्रोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम ये एक पेयर होता है इसका, मेल में XY और फीमेल में X और X। ठीक है, अब एक ब्रांच आती है जिसमें हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं। ये कहलाती है कैरियोटैक्सोनॉमी। इसमें क्रोमोसोम का बेंडिंग पैटर्न स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, और ब्रैकेट में इसमें लिख लीजिएगा बेस्ड ऑन बेंडिंग पैटर्न। एक्चुअली क्रोमोसोम का शेप अलग अलग होता है और उस शेप के कारण कुछ नए नए पैटर्न्स बनते हैं जिन्हें हम बेंडिंग पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो ये जो कैरियोटैक्सोनॉमी है ये लेटेस्ट ब्रांच है और इसमें क्रोमोसोम्स के बेस पे स्टडी की जाती है। क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट, उसके स्ट्रक्चर, शेप, इन सारी चीजों को कंसिडर करके क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है। ठीक है, चलिए प्लांट्स में सबसे कम क्रोमोसोम हैप्लोपेपस में, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम ऑफियोग्लोसम में। इसका ये दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्न है, टेरिडोफाइट है और इसमें क्रोमोसोम का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्करिस में कम और इसमें ओलोकेंथा में सबसे ज्यादा। जीनोम, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जीनोम कहलाता है। ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम कहलाते हैं जो नॉर्मल एक्टिविटीज कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और हेट्रोसोम एक पेयर होता है यानी सेक्स क्रोमोसोम, और मेल में XY होता है, फीमेल में XX। कैरियोटैक्सोनॉमी लेटेस्ट ब्रांच है जिसमें क्रोमोसोम के बेस पे स्टडी की जाती है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, शेप, इसमें सब कंसिडर किया जाता है, इसको हम कहते हैं कैरियोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ दूसरे टाइप के क्रोमोसोम्स भी आप पाए जाते हैं जिनका साइज काफी बड़ा होता है। इसमें हम बेसिकली दो टाइप के क्रोमोसोम पढ़ते हैं, लार्ज साइज क्रोमोसोम्स इसी को हम जाइंट क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। जाइंट क्रोमोसोम लार्ज साइज क्रोमोसोम्स ही होते हैं। इसमें हम दो क्रोमोसोम पढ़ते हैं, पहला लैम्ब्रश क्रोमोसोम। लैम्ब्रश क्रोमोसोम काफी बड़े साइज के क्रोमोसोम होते हैं। इसको डिस्कवर किया था रकर्ट ने। रकर्ट ने इसको डिस्कवर किया था। इसकी लोकेशन की अगर बात करें, ये कहां पाए जाते हैं, तो एम्फीबियन के जो oocytes होते हैं, एम्फीबियन के जो oocytes होते हैं, oocyte मतलब एग सेल होती है, उसमें ये क्रोमोसोम देखे जाते हैं। देखिए एक थोड़ा सा टॉपिक से हटके जाते हैं, सेल डिवीजन का पार्ट है, डिस्कस करते हैं। जो मियोसिस, सेल डिवीजन दो टाइप से होता है, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस। मियोसिस में 4 स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज।
मियोसिस में 4 स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, अब इसमें प्रोफेज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लेप्टोटीन, दूसरा होता है जाइगोटीन, तीसरा होता है पेकाइटिन, चौथा डिप्लोटीन, और पांचवा होता है डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ये मियोसिस में प्रोफेज की स्टेजेस हैं। ठीक है, अब एक्चुअली जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्रोमैटिन मटेरियल खुलना शुरू होता है और वो क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज हो जाता है। तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है यहां से खुलना शुरू होता है और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं यहां तक आके, पूरी तरह सेपरेट नहीं होते पर फिर भी यहाँ पे आके काफी हद तक वो सेपरेट हो जाते हैं और दिखने लगते हैं। पर जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी जो एग सेल्स होती हैं उनमें इन क्रोमोसोम्स का सेपरेशन नहीं होता, यानी डिप्लोटीन स्टेज जो है, डिप्लोटीन स्टेज के बाद अगली स्टेज आने में बहुत समय लग जाता है। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्योंकि वो सेपरेट होते रहते हैं पर वो पूरी तरह से अगली स्टेज में सेपरेट हो पाते हैं, यानी उनका कंडेंसेशन पूरा हो पाता है। पर एम्फीबियन के उस साइड से में डिप्लोटीन स्टेज कई महीनों तक चलती रहती है, इवन हो सकता है कि साल भर तक चल जाए। तो उस कंडीशन में क्रोमोसोम्स का सेपरेशन नहीं हो पाता, और सेपरेशन नहीं हो पाता जिसके कारण उसका साइज बढ़ता जाता है। तो इसकी लोकेशन अगर हम बात करें तो एग सेल्स ऑफ एम्फीबियन, ठीक है, इसमें अपन जितना डिस्कस कर रहे हैं वो काम का है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसका पूछा जा चुका है। बहुत ज्यादा डीप में हमें नहीं पढ़ना है, पर जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो डिस्कवर किया था रकर्ड ने, इसकी लोकेशन ये एग सेल्स ऑफ एम्फीबियंस में देखा जाता है और इनको डिप्लोटीन बाइवेलेंट कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज डिप्लोटीन बायोवेलेंट्स। डिप्लोटीन बायोवेलेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिप्लोटीन स्टेज में बनते हैं। ठीक है, अब जब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। इस तरह से क्रोमैटिड्स का अरेंजमेंट दिखता है और एक एक्सिस बनती है कुछ इस तरह से, और ये क्रोमोसोम सब आपस में काफी क्लोज मैनर में पैक्ड फॉर्म में देखे जाते हैं। यहां पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इन क्रोमोसोम्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मोसोम। जो कि एमआरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर एमआरएनए बन रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन का सिंथेसिस वहां पे होगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन स्ट्रक्चर्स में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, लैम्ब्रस क्रोमोसोम, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम इनफॉर्मोसोम कहते हैं। ये इनफॉर्मोसोम एमआरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये हो गया पहला, लैम्ब्रस क्रोमोसोम। दूसरा आता है सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम। सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, इसमें भी इसी तरह का स्ट्रक्चर देखा जाता है पर थोड़ा सा अलग होता है। जैसे इसमें रिंग्स के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखता है। इसको डिस्कवर किया था
बेल्बियानी ने इसको डिस्कवर किया था। और इसकी लोकेशन अगर बात करें तो ये जो इंसेक्ट होता है ड्रोसोफाइला, जो फ्रूट फ्लाई जिसको हम कहते हैं, ड्रोसोफाइला के जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहां पे ये क्रोमोसोम पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफाइला, ड्रोसोफाइला को हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है इसे हम कहते हैं बल्बियानी रिंग। ये जो बेल्बियानी रिंग होती है, बेल्बियानी रिंग जो होती है ये भी एमआरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। बेल्बियानी रिंग भी एमआरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो ये हो गए लार्ज साइज और कह सकते हैं कुछ एबनॉर्मल क्रोमोसोम और जाइंट क्रोमोसोम, ठीक है। लैम्ब्रश क्रोमोसोम रकर्ट ने डिस्कवर किया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लोकेशन इसकी पूछी जाती है और किस स्टेज में बनते हैं। ये डिप्लोटीन में बनते हैं क्योंकि इसलिए इसको डिप्लोटीन बाइवेलेंट कहते हैं। इनफॉर्मोसोम स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इसमें बेल्बियानी रिंग्स पाई जाती हैं और दोनों ही एमआरएनए के लिए, बेसिकली एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और एमआरएनए और प्रोटीन अपन साथ में इसमें देखते हैं क्योंकि एमआरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो एमआरएनए प्लस प्रोटीन सिंथेसिस और एमआरएनए प्लस प्रोटीन सिंथेसिस। सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम का दूसरा नाम है पॉलीटीन क्रोमोसोम। इसको डिस्कवर किया था बेल्बियानी ने और ये ड्रोसोफाइला के जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ड्रोसोफाइला को फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, इन सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी क्रोमोसोम्स होते हैं, हालांकि वो हमारे काम के बिल्कुल नहीं है। बहुत पहले एक आध बार क्वेश्चन आया होगा तो आया होगा, नहीं तो ये बस नाम आप ध्यान रखिए। एक होते हैं बी क्रोमोसोम, ठीक है। बी क्रोमोसोम्स भी कई बार बॉडी में पाए जाते हैं और बहुत कम ऐसे रेयर केसेस हैं जिसमें बी क्रोमोसोम्स होते हैं। बाकी ये भी थोड़ा से एक्स्ट्रा अलग टाइप के क्रोमोसोम्स हैं। तो ये हमने मेनली दो टाइप के क्रोमोसोम पढ़े, लैम्ब्रश क्रोमोसोम और सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। तो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट अपन ने पूरा किया। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट करते हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं। प्लांट्स में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। सबसे पहले अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमेलो गोल्जी ने। ये सेल ऑर्गेनल जो आउल होता है, आउल की नर्व सेल में डिस्कवर की गई थी 1898 में। ठीक है, 1898 में आउल की नर्व सेल में इसको डिस्कवर किया गया था। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो या सेल में जो इसकी लोकेशन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहां पे गोल्जी बॉडी साथ में अरेंज होती है कुछ इस तरह से। यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज कांटेक्ट में होती है और न्यूक्लियस के क्लोज कांटेक्ट में होती है। ठीक है, इसमें लिपिड्स का परसेंटेज, मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 40% लिपिड एंड 60%
प्रोटीन्स, ये इसका परसेंटेज हो गया। अब गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी के सराउंड में जो साइटोप्लाज्म है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक गोल्जी बॉडी की बात करें, जैसे ये स्ट्रक्चर है और इससे इसके कांटेक्ट में जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, ये जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है, इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होती। इस रीजन को हम कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट अराउंड गोल्जी बॉडी without cell organelle is known as zone of exclusion। ठीक है, गोल्जी बॉडी के आसपास का एरिया, साइटोप्लाज्मिक एरिया जहां पे सेल ऑर्गेनेल नहीं पाई जाती, उसको हम कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। गोल्जी बॉडी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कभी कभार चौथा कंपोनेंट भी देखने मिलता है, और ये 3 कंपोनेंट्स और 4 कंपोनेंट्स जो हैं पहला होता है सिस्टर्ने। सिस्टर्ने फ्लैट स्ट्रक्चर्स, अनब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये फ्लैट अनब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका डायमीटर होता है इनका जो डायमीटर होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, अब सिस्टर्ने में 2 फेसेस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक होता है सिस फेस, इसी को हम कॉन्वेक्स फेस, और इसी को हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस और फॉर्मिंग फेस। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो रीजन होता है, ये न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में होता है। In close contact of nucleus and endoplasmic reticulum। इसी को हम रिसीविंग फेज भी कहते हैं, यानी जो मटेरियल यहां पे आता है, मतलब गोल्जी बॉडी में जब मटेरियल एंटर करेगा तो वो सिस फेज से एंटर करेगा। It is also known as receiving phase। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं सिस्टर्ने में आके। देखिए, इसमें एक्चुअली में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो प्रोटीन सिंथेसिस करने से पहले उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है और वो गोल्जी बॉडी में सिस्टर्ने वाले पार्ट में मॉडिफाइड होते हैं। राइबोसोम्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम enters in Golgi body and modified in this यानी सिस्टर्ने पार्ट
बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स गोल्जी बॉडी में एंटर होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस के पहले ये स्ट्रक्चर चीजें देखी जाती है। अच्छा, सिस्टर्ने में भी किस पार्ट से वो एंटर करेंगे? सिस फेज से। ठीक है, सिस फेज से और कॉन्वेक्स फेज से ये एंटर करेंगे। चलिए इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी अपैटस भी कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं प्लांट में। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था और 1898 में डिस्कवर किया था आउल की नर्व सेल में। अच्छा, इन्होंने जो नाम दिया था इसको गोल्जी बॉडी को कहा था इंटरनल रेटिकुलर। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इंटरनल रेटिकुलर गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने इसको नाम दिया था। ठीक है, मेम्ब्रेन में 60% प्रोटीन्स होते हैं, 40% लिपिड्स होते हैं। इसमें जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होता है, यानी गोल्जी बॉडी के आसपास जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, वहां पे कोई सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होती। उस साइटोप्लाज्मिक पार्ट में कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती है, उस रीजन को अपन कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। गोल्जी बॉडी के कंपोनेंट्स, बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हम स्टडी करते हैं। पहला है सिस्टर्ने। सिस्टर्ने जो होते हैं ये फ्लैट अनब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर्स का डायमीटर होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है, सिस फेस, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस कहते हैं इसे। ये न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है, इसको रिसीविंग फेस भी कहते हैं। और जो राइबोसोम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, यह जो मटेरियल होता है, न्यूक्लियस से निकला हुआ जो मटेरियल होता है, वो मॉडिफाइड होता है सिस फेज, मतलब वो एंटर करता है सिस फेज में आके। सिस फेज में वो एंटर करता है और जो दूसरा फेज होता है जिसको हम ट्रांस फेज कहते हैं, उससे वो निकलता है। तो नेक्स्ट हम पार्ट डिस्कस करते हैं ट्रांस फेज के बारे में। सेकेंड फेज होता है ट्रांस फेज। इसे कॉन्केव फेज भी कहते हैं। जैसे सिस फेज था, फॉर्मिंग फेज, इसे मैच्योरेशन फेज कहा जाता है। इसमें मटेरियल जो होता है, जैसे सिस फेज से एंटर हुआ, सिस फेज से एंटर होने के बाद फिर वो ट्रांस फेज से मॉडिफाइड होके निकलता है। Materials are modified and released from trans phase. ठीक है, ये हो गया ट्रांस और सिस के बारे में। तो ये पहला कंपोनेंट अपन ने पढ़ा सिस्टर्ने। दूसरा कंपोनेंट होता है वेसिकल, तीसरा होता है टिब्यूल, और चौथा होता है गोल्जी वैक्यूल। ठीक, अब इसमें बहुत ज्यादा अपन को नहीं पढ़ना है। वेसिकल, कोई सब्सटेंस अगर रिलीज होता है तो वो वेसिकल के फॉर्म में होता है, कोई मटेरियल अगर रिलीज होता है तो वो वेसिकल के फॉर्म में होता है। एक कंपोनेंट होता है टिब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और गोल्जी वैक्यूल। ये जो गोल्जी वैक्यूल है ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, गोल्जी वैक्यूल से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली ये कहना चाहिए कि गोल्जी वैक्यूल ही लाइसोसोम की तरह काम करता है, जो हम जनरली पढ़ते हैं लाइसोसोम्स गोल्जी के कारण। आपको ध्यान होगा जब लाइसोसोम पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी कि इसका फॉर्मेशन जो होता है वो गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। अब गोल्जी बॉडी के फंक्शंस की बात करें अगर, गोल्जी बॉडी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इसका होता है, ये मटेरियल्स को पैक करता है, यानी पैकेजिंग का काम होता है उसका, और सिक्रीशन का काम होता है। तो पहला फंक्शन है पैकेजिंग एंड
सिक्रीशन ऑफ मटेरियल्स। पहला फंक्शन होता है मटेरियल्स को पैक करना और उसको सिक्रीट करना। दूसरा फंक्शन सेल वॉल के जो मटेरियल होते हैं उसका सिंथेसिस गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। तीसरा फंक्शन है इसका फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। चौथा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट को फ्रेगमोप्लास्ट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए। जब प्लांट सेल डिवाइड करने वाली होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल, और जब इसमें माइटोसिस हो गया है तो माइटोसिस के बाद इसमें न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट सेल में अब 2 न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, जब माइटोसिस इसमें हो गया, जब सेल डिवीजन हो गया, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब सेल डिवीजन माइटोसिस वाला फेज इसमें कंप्लीट हो गया तो इसमें 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये अलग अलग सेल में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, गोल्जी बॉडी का जो वेसिकल वाला पार्ट होता है, गोल्जी बॉडी का जो वेसिकल वाला पार्ट होता है, ये वेसिकल वाला पार्ट यहाँ पे सेंटर में कुछ मटेरियल्स को डिपॉजिट करता है, एक्यूमुलेट करता है। अब ये मटेरियल सेंटर पे एक्यूमुलेट होता जाता है और लगातार ये मटेरियल आगे बढ़ता जाता है। तो ये मटेरियल जब ज्यादा होता जाएगा तो इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा दोनों तरफ से, और जैसे ही दोनों तरफ से वो वॉल के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ से वॉल ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो वॉल ब्रेक होने के बाद 2 सेल्स में फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स में इसका कन्वर्जन हो जाता है। तो एक सेल ये बन गई और दूसरी सेल ये बन गई। ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। और आपको ध्यान होगा कि 2 सेल के बीच में एक कंपोनेंट होता है जो उसको जोड़कर रखता है, उस कंपोनेंट को हम कहते हैं मिडिल लैमेला। तो ये बाद में मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है ये बाद में मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि दोनों सेल के बीच का सीमेंटिंग मटेरियल है। अच्छा, फ्रेगमोप्लास्ट को हम सेल प्लेट भी कहते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट को हम सेल प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अगला फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी बॉडी का। जब मटेरियल एंटर करता है सिस फेज से, सिस फेज में जाने के बाद वो मॉडिफाइड होता है। ठीक है, उसमें कुछ मटेरियल ऐड होते हैं। इसी तरह के मटेरियल जब गोल्जी बॉडी से रिलीज होते हैं तो इनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। यानी जब कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट और प्रोटीन वाला पार्ट, या कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट और लिपिड वाला पार्ट जब जुड़ जाते हैं तो वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसको अपन जल्दी से रिवाइज करते हैं। ट्रांस फेज को कॉन्केव फेज और मैचुरेशन फेज भी कहते हैं। ये मटेरियल्स को रिसीव करता है, मटेरियल्स एंटर करते हैं सिस फेज से, वो वहां पे मॉडिफाइड होते हैं। मॉडिफाइड होने के बाद मतलब पूरे उसमें प्रोसेसिंग चलती रहती है, मॉडिफिकेशन चलता रहता है, और मॉडिफाइड होने के बाद वो रिलीज होते हैं ट्रांस फेज से। रिसीविंग फेज होता है सिस फेज, जहां से वो एंटर करते हैं, और रिलीज होते हैं वो ट्रांस फेज से। वेसिकल वाला कंपोनेंट, जो भी मटेरियल रिलीज होता है वो जनरली वेसिकल की फॉर्म में रिलीज होता है।
ट्यूब्यूल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और गोल्जी वैक्यूल जो कि लाइसोसोम फॉर्मेशन में काम करता है। फंक्शंस की अगर बात करें तो पैकेजिंग और सिक्रीशन ऑफ मटेरियल इसका मेन फंक्शन है। दूसरा सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, ठीक है। डिक्टियोसोम में फॉर्मेशन होता है मटेरियल्स का, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी द्वारा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। इसको फिर से एक बार समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेल में जब जो इसका डिवीजन फेज होता है, यानी न्यूक्लियस जब डिवाइड हो चुका रहता है, तो सेल में दो तरह के न्यूक्लियस हो गए। ये हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल के केस में, ठीक है, ये हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। एनिमल सेल की बात नहीं कर रहे हैं, एनिमल सेल में इस तरह से डिवीजन नहीं होता। ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, जब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये दोनों न्यूक्लियस सेल टू सेल अलग अलग सेपरेट होना चाहेंगे, तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी जो होता है, गोल्जी बॉडी का जो वेसिकल वाला पार्ट होता है, ये सेंटर में कुछ मटेरियल्स को स्टोर कराता है और ये मटेरियल वहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जाता है और बाहर की तरफ मूव करता जाता है। जब ये मटेरियल दोनों एंड्स पे पहुंच जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि दो सेल के बीच में जो मटेरियल होता है, सीमेंटिंग मटेरियल होता है, वो मिडिल लैमेला होता है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर बाद में मिडिल लैमेला के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए फ्रेगमोप्लास्ट जो है ये मिडिल लैमेला का प्रिकर्सर मान सकते हैं इसको। इसे हम सेल प्लेट कहते हैं। एक्चुअली सेल प्लेट की जगह आपको फ्रेगमोप्लास्ट वर्ड दिया जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। सेल प्लेट की जगह हम फ्रेगमोप्लास्ट टर्म यूज करते हैं और फ्रेगमोप्लास्ट जो यहाँ मेंशन है, फ्रेगमोप्लास्ट बाद में मिडिल लैमेला बना लेता है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनल्स जो होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स हैं जिनकी मेम्ब्रेन्स या जो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में होती है। एक ऑर्गेनल से मटेरियल निकलता है, दूसरे में एंटर करता है, फिर किसी और पार्ट से निकलता है, फिर कोई उसको और रिसीव करता है। मतलब मटेरियल कहीं से आया, किसी में गया, मॉडिफाइड हुआ, मॉडिफाइड होने के बाद फिर रिलीज हुआ, वो मटेरियल किसी और सेल ऑर्गेनल में गया और वहां पे उसने एक्टिविटी दिखाई। ऐसी चार ऑर्गेनल्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये होती है गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब ये सेल ऑर्गेनल्स जो होती है ये आपस में कनेक्टेड होती है। यहाँ पे मटेरियल जो होता है एक सेल से एक ऑर्गेनल से निकलता है, दूसरे ऑर्गेनल में जाता है, कुछ चेंजेस होते हैं, फिर वो फिर से ऑर्गेनल में जाएगा और कुछ एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। ये चार नाम आपको इसमें ध्यान रखने हैं। मैं इसमें चारों का फंक्शन जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने बात की थी वैक्यूल की। वैक्यूल जो होते हैं ये स्टोरेज सैक होते हैं, मतलब ये मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। प्लांट सेल में बड़े साइज के होते हैं, वहां पे स्टोरेज ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट जो होता है वो ज्यादा स्टोर। अच्छा, वैक्यूल में एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट पाया जाता है। वैक्यूल में एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एंथोसियानिन। इट कंटेन वाटर सोल्यूबल पिगमेंट जिसका नाम है एंथोसियानिन। ये वाटर सोल्यूबल है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट एंथोसियानिन इसमें पाया जाता है। अब इसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते उसे अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और वो लिपिड्स का सिंथेसिस कराता है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था लाइसोसोम। ये डाइजेशन से या जो डेड पार्ट होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं।
इनको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। मेन काम इनका होता है जो डेड पार्ट है उनको रिमूव करना, डाइजेस्ट करना, जो डेड सेल्स होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गोल्जी बॉडी का जो मेन फंक्शन था वो था पैकेजिंग और सेक्रीशन। पहला उसका मेन फंक्शन पैकेजिंग और सेक्रीशन का, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस और फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। तो ये हो गया एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जिसमें मेम्ब्रेन्स आपस में, ऑर्गेनेल्स आपस में जुड़ी होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के बारे में।